आज के व्याख्यान में हम वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई, ऐसा अभी माना जाता है। लेकिन अभी जो नए शोध हुए हैं, जो नई खोजें हुई है, उनसे एक बात उभर करके सामने आई है कि वैदिक सभ्यता तो सिंधु सभ्यता से भी काफ़ी पहले की थी और सिंधु घाटी सभ्यता ही वैदिक सभ्यता के लोगों ने ही बनाई थी। तो एक नया इतिहास में एक बदलाव आपको आने वाले कुछ वर्षों में देखने को मिलेगा जब ये नई खोजों को हमारे पाठ्यक्रम में स्थान मिलेगा। लेकिन अभी जो पुराना पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें ये माना जाता है कि वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद आई और इस संस्कृति की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इस कारण इसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में हम बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जबकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद का जो ये काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को जो ऋग्वैदिक काल था, ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनका निर्धारण विंटरनित्ज ने निर्धारित किया। विंटरनित्ज जो विद्वान थे, यूरोपीय विद्वान, उन्होंने ऋग्वैदिक काल का निर्धारण 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में किया और उत्तर वैदिक काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में किया। तो ये विशेष रूप से ऋग्वैदिक काल का जो ये निर्धारण है, ये विंटरनित्ज के द्वारा किया गया। हालांकि उत्तर वैदिक काल के बारे में भी विंटरनित्ज ने जानकारी दी थी, परंतु उनका जो शोध रहा था वो मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल के ऊपर रहा। अब ये वैदिक सभ्यता जो थी ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि आपने पढ़ा होगा पहले के चैप्टर में हमने कि पिछले व्याख्यानों में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। वहीं वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था ऋग्वैदिक आर्यों का और कृषि गौण व्यवसाय था। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। पशुपालन भी हालांकि चलता रहा काफ़ी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जहाँ कृषि गौण था, पशुपालन मुख्य था, वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का विस्तार था वो अफ़गानिस्तान से लेकर के वर्तमान पाकिस्तान और पंजाब का जो वर्तमान इलाका है, पाकिस्तान के पंजाब का और भारत के पंजाब का, और यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का जो इलाका है, तो अफ़गानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और भारत का पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का जो इलाका था, वहाँ तक ऋग्वैदिक सभ्यता का, ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार था। इसको उत्तर वैदिक काल में आर्य पूरब की ओर और बढ़े और मध्य और निचली गंगा घाटी तक आर्य सभ्यता पहुंच गई। ऋग्वैदिक काल में मतलब वैदिक काल के अंदर आर्य लोग लोहे से परिचित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता लोह युगीन थी। तो लोह युगीन सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता लोह युगीन नहीं थी, वो कांस्य युगीन थी। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक आर्य, चाहे वो ऋग्वैदिक काल के हों या उत्तर वैदिक काल के हों, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों समय में आर्य लोग लोहे से परिचित थे। लेकिन एक थोड़ा अंतर है कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल केवल अस्त्र शस्त्र के अंदर किया जाता था, अस्त्र शस्त्र बनाने में, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य में लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में आपको मैंने बताया कि कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, कृषि गौण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। उत्तर वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल कृषि कार्यों में किया जाने लगा व्यापक रूप से, जबकि ऋग्वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल व्यापक रूप से किस में होता था? अस्त्र शस्त्र में होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य में लोहे का इस्तेमाल व्यापक रूप से होने लगा। कैसे होने लगा? हल का जो फाल होता था वो पहले लकड़ी का बनता था,
लेकिन अब लकड़ी के बजाय हल्का फाल लोहे का बनाया जाने लगा। जिससे क्या होगा, जिससे खेत की जुताई ज़्यादा गहराई तक होने लगी। और खेत की जुताई जब ज़्यादा गहराई से होने लगी तो जो भी बीज बोया जाता था वो सारे बीजों से अंकुरण होता था और फसल पैदा होती थी। तो इससे क्या हुआ, कृषि में विस्तार हुआ, अनाज का खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा और राजा के पास कर के रूप में जो अनाज की मात्रा थी वो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, राजा शक्तिशाली होने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी। तो ऋग्वेदिक काल में जो मुख्य जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी जन, और उत्तर वैदिक काल में वो इकाई बढ़कर के हो गई जनपद। जन का बड़ा रूप क्या हो गया, जनपद, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। ऋग्वेदिक काल में राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में राजा जनपद का मुखिया हो गया, जबकि ऋग्वेदिक काल में राजा जन का प्रधान होता था या मुखिया होता था। एक्चुअल में जो ढांचा था राजनीतिक जीवन में, जैसे परिवार थे, परिवार कई परिवार मिलके कुल बनता था और कुल से गांव बनते थे। गांव के ऊपर होता था विष, 20 गांवों के ऊपर एक विष होता था और विष के ऊपर होता था जन, तो राजा को जनस्य गोपा कहते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में परिवार, परिवार के ऊपर कुल, कुल के ऊपर गांव, गांव के ऊपर विष, विष के ऊपर जन और जन के ऊपर जनपद। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई हो गई जनपद, जबकि ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी जन। तो जन के स्थान पे जनपद हो गया, बड़ा रूप हो गया उत्तर वैदिक काल में। क्यों हो गया, क्योंकि एक तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, कृषि का उत्पादन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि कृषि कार्य में लोहे का इस्तेमाल होने लग गया। कैसे होने लगा कृषि कार्य में लोहे का इस्तेमाल, हल्के फाल में लोहे का यूज़ होने लग गया और मध्य और निचली गंगा घाटी के जो जंगल थे, घने जंगल, उनको लोहे की कुल्हाड़ियों से काटा गया और कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। तो इन दोनों कारणों से कृषि का उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने से राजा के पास पहुंचने वाले कर की मात्रा बढ़ी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने से जनसंख्या भी बढ़ी। तो जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई ऋग्वेदिक काल में जन थी, वो उत्तर वैदिक काल में कृषि का उत्पादन बढ़ने के कारण जनपद हो गई। राजा की शक्ति ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में पहले से ज़्यादा बढ़ गई। तो ये एक बेसिक जो जानकारियाँ थी ऋग्वेदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की, वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं अपन सिस्टमेटिकली, सबसे पहले ऋग्वेदिक काल से। ऋग्वेदिक काल की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी, जैसा हमने पढ़ लिया, पूरी वैदिक संस्कृति ही ग्रामीण थी। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, कृषि गौण व्यवसाय था और राजतंत्रात्मक शासन था। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, इसलिए वैदिक आर्य कबीलों में रहते थे, अलग अलग कबीले थे और ये वैदिक आर्य जो थे वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। पशुपालन इनका मुख्य पेशा था, तो पशुओं को चराते चराते आज यहाँ कल वहाँ, तो इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था और घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण ही कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया, क्योंकि यदि एक जगह पर आप टिक कर के रहेंगे, स्थायी निवास करेंगे, तो आपका कृषि का पूर्ण विकास होगा। लेकिन जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं को चराते चराते एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इस कारण से घुमक्कड़ जीवन के कारण कृषि का पूर्ण विकास ऋग्वेदिक काल में नहीं हो पाया। ऋग्वेदिक काल का जो प्रमुख ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की अनेक बातें, ईरानी भाषा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, फारसी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता जिसको हम कहते हैं, वहाँ से हमें ऋग्वेद की अनेक बातें मिलती है। ऋग्वेद तो है ही है, लेकिन ऋग्वेद के अलावा ईरानी जो ग्रंथ है ज़ेंदावेस्ता, उससे भी हमें ऋग्वेदिक काल के समय की कई जानकारियाँ प्राप्त होती है। अभी तक ये मान्यता है कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए, जबकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अब ये अवधारणा निर्मूल सिद्ध हो चुकी है नई खोजों से कि आर्य लोग बाहर से आए थे। अब ये माना जाता है कि आर्य लोग भारत के ही निवासी थे और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया था। हालांकि अभी ये चीज़ें पाठ्यक्रम में आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अभी तक क्या अवधारणा है,
जो पाश्चात्य विद्वानों की है, मैक्स मुलर जैसे पाश्चात्य विद्वानों की, कि वैदिक आर्य जो थे वो भारत के निवासी नहीं थे, वो उनका मूल निवास स्थान भारत के बाहर था और वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए। अब ये पाश्चात्य विचारकों के अलग अलग मत हैं कि आर्य बाहर से आए तो आए कहाँ से, उनका मूल स्थान कहाँ था। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो इसमें हम एक ये टेबल देखते हैं कि सबसे पहले जर्मन विद्वान मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान मध्य एशिया था, बैक्ट्रिया जिसको हम कहते हैं। तो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया, मैक्स मूलर का मत है कि वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। जबकि गाइल्स कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी था। हंगरी में डैन्यूब नदी बहती है, जो उसकी जो घाटी थी डैन्यूब नदी घाटी, वो घास के मैदान की घाटी थी। तो ऋग्वेद में जो वर्णन मिलता है पशुपालक आर्यों का, उससे वो साम्यता रखती है। तो गाइल्स कहते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी था। मैक्स मुलर कहते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। गाइल्स कहते हैं कि हंगरी था। पेंका और हर्ट जैसे विद्वान कहते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी था। जर्मन लोग अपने को आज भी आर्य जाति का वंशज मानते हैं, क्योंकि आर्य ऋग्वेद में जो आर्यों के सुनहरे बालों का जो उल्लेख है, वो पेंका और हट कहते हैं कि जर्मन लोगों के बाल भी सुनहरे होते हैं और गौर वर्ण होता है जो ऋग्वेद में वर्णित है। इस आधार पर पेंका और हट कहते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी था। इसके अलावा नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड जैसे जो विद्वान हैं, वो वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस मानते हैं। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड। भारत के बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि गंगाधर तिलक का मानना था कि ऋग्वेद में एक स्थान पर वर्णित है कि ऋग्वेदिक आर्य जो थे उनके समय में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होने का उल्लेख मिलता है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश पर ही होती है। इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव प्रदेश था। गंगानाथ जा करके जो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो गंगानाथ जा किसको मानते हैं? ब्रह्मर्षि देश को मानते हैं। अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ये सप्त सेंधव प्रदेश को वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, सप्त सेंधव प्रदेश। अब ये सप्त सेंधव प्रदेश का मतलब क्या होता है? सप्त सेंधव प्रदेश का मतलब 7 नदियों का प्रदेश, जिसमें 5 नदियाँ तो पंजाब की और 2 नदियाँ सिंधु और सरस्वती। 5 नदियाँ पंजाब की कौन सी? रावी, झेलम, चिनाब, सतलज और व्यास। ये 5 नदियाँ पंजाब की। तो रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास 5 नदियाँ तो ये, और 2 नदियाँ सिंधु और सरस्वती। तो इस प्रकार ये सप्त सेंधव प्रदेश जो है वो अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि इन 7 नदियों का जो आसपास का जो इलाका था, इन नदियों का जो प्रदेश था सप्त सेंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि यही सप्त सेंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, धर्म सुधारक, समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। NCERT जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, संस्थान है भारत का, वो कहता है कि आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के आसपास का इलाका वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान था। यूरोप और एशिया जहाँ मिलते हैं, उस आल्पस पर्वत के आसपास का जो ये इलाका था यूरेशिया का, वो वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान था। भारतीय विद्वान इतिहासकार राजबली पांडेय कहते हैं कि मध्य देश या मध्य प्रदेश वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान था। LD कल्ला ये विद्वान कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर था। वो कश्मीर से बाद में भारत के दूसरे भागों में गए। और DS त्रिदेव कहते हैं कि देविका प्रदेश या मुल्तान जो था वो वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान था। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो मानी गई है वो सिंधु नदी को माना गया है, और सिंधु नदी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु के बाद में
दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। ये सर्वाधिक पवित्र नदी भी मानी गई है। सरस्वती को नदी तमा कहा है, नदियों में प्रमुख नदी कहा है। नदी तमा, नदियों में उत्तम नदी सरस्वती को माना गया है। देवी तमे, अम्बी तमे ये कहा गया है। तो ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तो थी सिंधु, लेकिन दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती, जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख आया है। ये थी तो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का हुआ है? सरस्वती नदी का हुआ है। और सरस्वती नदी को नदी तमा, अम्बी तमे, देवी तमे कहा गया है। ये सर्वाधिक पवित्र नदी थी। कौन सी? सरस्वती नदी। और सबसे ज़्यादा उल्लेख ही सरस्वती नदी का हुआ है। और सरस्वती के बाद सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण नदी आर्यों की, ऋग्वेदिक आर्यों की थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी का राजस्थान के रेगिस्तान में विंशन नामक स्थान पर लुप्त हो जाने का वर्णन है। तांड्य ब्राह्मण करके जो है उसमें सरस्वती नदी के लुप्त होने और पुनः प्रकट होने का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हमें गंगा का उल्लेख एक बार मिलता है। सरयू नदी का उल्लेख भी हमें एक बार दिखाई देता है, जबकि यमुना नदी का हमें 3 बार उल्लेख दिखाई देता है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। 10वां मंडल जो है उसकी नदी स्तुति में गोमती नदी, जिसके किनारे वर्तमान में लखनऊ शहर बसा हुआ है, तो उस गोमती नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी स्तुति में मिलता है। सरस्वती व दृष्टवती नदियों के बीच का, दृष्टवती नदी कहते हैं घग्गर नदी को, तो सरस्वती व दृष्टवती नदियों के बीच का जो इलाका था वो ब्रह्मावर्त कहा गया था ऋग्वेद के अंदर। और ये ब्रह्मावर्त का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता था, जबकि हिमालय से विंध्य पर्वत तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक का बीच का भाग आर्यावर्त कहलाता था। ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी मूजवंत का उल्लेख मिलता है। मूजवंत जो चोटी थी वो सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि यहाँ पर मूजवंत पर्वत की चोटी पर जो विशिष्ट औषधि होती थी जिससे सोमरस बनाया जाता था। तो हिमालय का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और हिमालय पर्वत की ही एक चोटी मूजवंत का भी उल्लेख मिलता है जो कि सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। ऋग्वेद में जो वर्णित नदियां हैं, अधिकांश नदियां गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में बहती है। और ऋग्वेदिक आर्य जो थे मुख्यतः सिंधु व उसकी सहायक नदियों के इलाकों में रहते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है 10वें मंडल का, उसमें व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। हाँ, भेजते हैं। व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है ऋग्वेद के नदी सूत्र में। ऋग्वेदिक काल की सप्त सिंधु नदियों को जैसे हम देखें तो रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास। रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास, तो ये तो 5 तो पंजाब की नदियाँ, सिंधु, सरस्वती। इसके अलावा अन्य नदियों को भी हम देखें तो जैसे रावी नदियाँ हैं, तो रावी नदी को कहते थे ऋग्वेदिक में, ऋग्वेद के अंदर रावी नदी का क्या नाम मिलता है? परुषणी, ये याद रखेंगे आप। झेलम को कहा गया है वितस्ता, चिनाब को कहा गया है अस्कनी, व्यास को कहा गया है विपाशा, सतलज नदी को कहा गया है शतुद्री, सिंध नदी को कहा गया है सिंधु, गोमती नदी जिसको कहा गया है गोमल। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर वर्तमान की जो काबुल नदी है उसको कहा गया है कुबा। वर्तमान की अफ़गानिस्तान की कुर्रम नदी है उसको ऋग्वेद में कहा गया है क्रुमु। स्वात नदी जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है उसको कहा गया है सुवास्ता। और बिहार में जो गंडक नदी है उसको ऋग्वेद में कहा गया है सदानीरा। तो गग्गर नदी को चौतांक भी कहा गया है। दृष्टवती गग्गर की ही एक सहायक नदी है दृष्टवती। तो ये नदियों के नाम हमें ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। रावी, झेलम, चिनाब, सतलज और व्यास। रावी को परुषणी कहा गया है, झेलम को वितस्ता कहा गया है, चिनाब को अस्कनी कहा गया है, सतलज को शतुद्री कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया है। गोमती नदी जो अभी गोमल नाम है, काबुल नदी को कुबा कहा गया है, स्वात नदी को सुवास्तु कहा गया है, गंडक नदी को सदानीरा कहा गया है,
है ना। और सतलज नदी को शतुद्री कहा गया है। ब्रह्मावर्त प्रदेश किसको कहा गया है? सरस्वती व दृष्टवती नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त है। हिमालय और उसकी चोटी मूसबंद का उल्लेख है। आर्यावर्त किसको कहा गया है? हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक का संपूर्ण भाग आर्यावर्त कहा गया है। तो इस प्रकार से ये ऋग्वेद की कुछ प्रमुख नदियाँ और प्रमुख प्रदेशों के बारे में हमने अध्ययन किया। और उसके बाद अगले व्याख्यान में हम ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।